यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि 10 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। या कथन निम्न में से किस विद्वान का है? रेडजल का, एलन सी सैम्पुल का, डीला ब्लास का, WM डेविस का। तो एलन सी सैम्पुल सही हो जाएगा। ठीक है, एलन सी सैम्पुल खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में निवास करती है? 50, 60, 70, 75। तो 75%। ठीक है, विश्व के 75% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा? रूस, डेनमार्क, नीदरलैंड या मंगोलिया। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नीदरलैंड। नीदरलैंड देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा। प्रश्न नंबर 4 है। फजेंडा से क्या तात्पर्य है? पश्चिमी अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, ब्राज़ील में कहुआ के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो फजेंडा से तात्पर्य है ब्राज़ील में कहुआ के बागान। ठीक है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, पर्थ, पीटर्सबर्ग, शिकागो। तो मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है 6 नंबर। निम्न में से पनामा नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, फारस की खाड़ी एवं कला सागर को, अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को, खाड़ी रहेगा यहाँ पर, काला सागर एवं भूमध्य सागर को। तो निम्न में से जो पनामा नहर है वो जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। मेरे प्यारे बच्चों, जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आप इसमें ऑप्शन नहीं है, मिस प्रिंट है। ठीक है, पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर और तथा अटलांटिक महासागर को, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7 नंबर है। निम्न भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बिहार में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम में। तो इसका सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। फिर है कोच्चि बंदरगाह स्थित है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। तो कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल की 2 शाखाएं निम्न है। पहला आर्थिक भूगोल और दूसरा है सामाजिक भूगोल। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित हैं। पहला है जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास। इसके बाद है 11 नंबर। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न है। पहला है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। ठीक है, इसके बाद में है 12 नंबर। प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है वनों से संग्रहण, लकड़ी काटना, घास के मैदान में पशुचरण, नदियों, झीलों और समुद्रों से मछली पकड़ना, पशुओं से दूध, मांस आदि प्राप्त प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद है 12 नंबर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। फिर लाल कालर श्रमिक किन्हें कहा जाता है? तो लाल कालर श्रमिक घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को लाल कालर श्रमिक कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फिर है जल परिवहन से क्या लाभ है? तो जल परिवहन यातायात का सस्ता, अधिक भारी, माल ढोने के अनुकूल, रखरखाव पर कम व्यय करने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है। इसके बाद है 16 नंबर।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। भारत के तीनों भिन्न फसल ऋतुओं की किन्हीं दो दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत की 3 मुख्य फसल ऋतुएं निम्न है, खरीफ, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ जो है, खरीफ की फसल है, ये बरसात में होती है। फसलें जून सितंबर में उगाई जाती हैं, जो खरीफ की फसलें हैं जून सितंबर में उगाई जाती हैं। और मुख्य फसलें हैं धान, मक्का और ज्वार। रबी की फसलें हैं अक्टूबर मार्च में उगाई जाती हैं। प्रमुख फसलें हैं सरसों और चना। जायद की फसलें हैं जो मार्च जून में उगाई जाती हैं और प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खीरा, मूंग। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 विशेषताओं का विवरण दीजिए। तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है जल संसाधनों का समान वितरण, सभी क्षेत्रों और वर्गों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा है जल संरक्षण और प्रबंधन, जल स्रोतों का संरक्षण करना और सतत उपयोग पर जोर देना। इसके बाद है सिंचाई और कृषि उपयोग, जल के कुशल उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली का विकास करना। इसके बाद है 19 नंबर, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में टिकाऊ विकास करना है। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार पर केंद्रित है। इसके बाद है 20 नंबर, ये क्या कह रहा है? चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर कीजिए। चलवासी पशुचारण, पशुपालक मौसम और चारे की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते हैं। यह पारंपरिक और कमर्शियल गतिविधि नहीं है। इसके बाद है वाणिज्यिक पशुधन पालन, व्यवस्थित तरीके से पशुओं का पालन व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है। इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग और स्थायी स्थान होते हैं। इसके बाद 21 नंबर है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहली समस्या है अस्वच्छता, उचित सफाई, जल निकासी और कचरा प्रबंधन का अभाव, अस्वास्थ्यकर जीवन, दूषित पानी और भीड़भाड़ में बीमारियों का खतरा, बुनियादी सुविधाओं की कमी, बिजली, पानी और शौचालय की अपर्याप्तता, गरीबी और रोजगार का अभाव, स्थायी आजीविका के अवसर सीमित। इसके बाद 22 नंबर है, विश्व के बहुत से स्थान पर कम तथा कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं। यानी विश्व के बहुत से स्थान पर कम तथा कम स्थान पर बहुत से लोग रहते हैं, इस कथन को पुष्टि कीजिए। तो विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे भारत, चीन में भूमि की कमी और अधिक रोजगार अवसर होते हैं। वहीं कम आबादी वाले क्षेत्र जैसे साइबेरियन सहारा में कठिन जलवायु, कम रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों को सीमित उपलब्धता के कारण लोग कम रहते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे। डेयरी कृषि का क्या महत्व है? इसे नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है? डेयरी कृषि का महत्व, तो इसमें लिखेंगे डेयरी कृषि का मुख्य उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करना है। यह ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डेयरी कृषि किसानों को नियमित आय प्रदान करती है और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और दूध, घी, मक्खन, पनीर जैसे उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के निकट स्थापना के कारण इसमें है बाजार की उपलब्धता। नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों की अधिक मांग होती है। परिवहन सुविधा, इन क्षेत्रों में बेहतर परिवहन नेटवर्क होने से उत्पादों की त्वरित आपूर्ति संभव होती है। इसके बाद है खपत का केंद्र। शहरी क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या होने के कारण दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत अधिक होती है। इसके बाद है प्रसंस्करण सुविधा। औद्योगिक क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके बाद है अथवा करके दिया हुआ है सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन का महत्व बताइए। तो सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से यात्री और माल वाहनों जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल आदि द्वारा सड़कों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। यह स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन का सबसे सुलभ और प्रभावी साधन है। सड़क परिवहन का महत्व, पहला महत्व है सुलभता। सड़क परिवहन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को सीधे जोड़ता है और दूर दराज के स्थानों तक पहुँचाने में सहायक है। लचीलापन, यह समय, स्थान और मार्ग के चयन में लचीलापन प्रदान करता है। फिर माल और यात्री परिवहन, सड़कें विभिन्न प्रकार के माल और यात्रियों को तीव्र और सुरक्षित रूप से परिवहन करती है। इसके बाद है आर्थिक विकास। सड़क परिवहन व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देते हैं जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं।
आपातकालीन सेवाएं या इस आपात स्थिति जैसे चिकित्सा या आपात राहत में तेजी से मदद पहुंचाने में सहायक है। रोजगार, सड़क परिवहन से जुड़े व्यवसायों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद 24 नंबर, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं। तो विश्व व्यापार संगठन है WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करना है। इसके आधारभूत कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है व्यापार नियमों का निर्धारण। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम और नीतियां निर्धारित करता है। व्यापार विवादों का समाधान, सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करता है। व्यापार वार्ता का प्रबंधन, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक वार्ताओं और समझौतों का संचालन करता है। इसके बाद चौथा है व्यापार में समानता को बढ़ावा, सभी सदस्य देशों के लिए समान व्यवहार अवसर सुनिश्चित करता है। विकासशील देशों का सहयोग, विकासशील और अल्प विकसित देशों को व्यापार में सहयोग और सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा, व्यापार बाधाओं को कम कर विश्व स्तर पर व्यापार को प्रोत्साहित करता है। WTO वैश्विक स्तर आर्थिक स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इसमें भी अथवा करके 2 पूछता है। अथवा अभी देखते हैं क्या है। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। तो भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या मुख्यतः संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बटी है। संगठित क्षेत्र में देखते हैं क्या है, इसमें सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। ये श्रमिक श्रम कानूनों के अंतर्गत होते हैं और इन्हें न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। ट्रेड यूनियन इन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके बाद है असंगठित क्षेत्र, इसमें खेतीहर मजदूर, कारीगर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और छोटे व्यापारियों जैसे लोग आते हैं। ये श्रमिक श्रम कानूनों से बाहर रहते हैं और आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करते हैं। इसका महत्व क्या है, भारत सरकार श्रमिक संगठनों जैसे भारतीय मजदूर संघ और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उसके जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास करती है। इसके बाद है 25 नंबर, भारत में दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो आपको एक मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको चिन्हों द्वारा दर्शाना रहेगा। 5 अंक का होगा। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र इंडोनेशिया। जापान में लौह इस्पात उद्योग के एक प्रमुख केंद्र यामाहा होकड़े क्षेत्र। यूरोप का एक प्रमुख बंदरगाह लंदन। इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी जकार्ता। फिर है मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर, ये क्या कह रहा है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केरल, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।